एनर्जी प्रोडक्शन में भी लाइक बायोफ्यूल वगैरह जो बनाए जाते हैं वो सब बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बनाए जाते हैं। भैया हम जो नॉर्मल राइस खाते हैं उस नॉर्मल राइस में स्टार्च का अमाउंट होता है बहुत बहुत ज्यादा। अब हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक ऐसा राइस बनाएं जिसमें स्टार्च के साथ साथ विटामिन्स भी हो। तो हमने बोला ये नॉर्मल प्लांट जिसके शरीर में हमने क्राइजीन को ट्रांसफर कर दिया, अब इसको अपन बोलेंगे बीटी प्लांट। बेटा ये एडीए एंजाइम जो है ये हमारी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए बेहद जरूरी है। हेलो बच्चों, नमस्कार, जय पीडब्ल्यू, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूं सारे के सारे बच्चे एकदम खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज इस माइंड मैप सीरीज में हम आपके सामने लेकर आए हैं बायोटेक्नोलॉजी का अगला पोर्शन, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाला। बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है, इसमें मोस्टली चीजें लर्निंग बेस है, कुछ कंसेप्ट बहुत प्यारे और बहुत खूबसूरत है। चलिए हम जल्दी से एनसीईआरटी माता के उन खूबसूरत से कंसेप्ट को लर्न करते हैं। और ये रहा आपके पास सबसे पहला सवाल, ये था सर आपने बोला चैप्टर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस, तो आप ये बताइए कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज किन किन एरियाज में करते हैं। बच्चे बायोटेक्नोलॉजी का यूज है वो हम लोग एग्रीकल्चर में भी करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी का यूज जो है वो अपन मेडिसिन दैट इज थेरेप्यूटिक्स में भी करते हैं। मेडिसिन प्रोड्यूस करने में भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जो मेडिसिन बनाई जाती है उन्हें बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन, उनमें भी करते हैं। डिजीज के डायग्नोसिस में भी करते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन में भी लाइक बायोफ्यूल वगैरह जो बनाए जाते हैं वो सब बायोटेक्नोलॉजी की वजह से बनाए जाते हैं। बायो रेमेडिएशन में भी हेल्प करते हैं कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी पोल्यूटेंट को रिमूव करने का प्रोसेस, उसे ही बोलते हैं बायो रेमेडिएशन में भी करते हैं। प्रोसेस्ड फूड जितने भी अपने पास है ये सारे सारे बायोटेक्नोलॉजी को यूज करके बनाए जाते हैं। अब हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर के बारे में बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चे, एग्रीकल्चर के में बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज था, बड़े ध्यान से देखिएगा। एग्जैक्टली में चैलेंज हमारे पास ये था कि पूरी दुनिया की पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है। अरे जब पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है तो फूड मटेरियल की डिमांड भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो उस फूड मटेरियल की डिमांड को पूरा करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा तो प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए कैसे, उसके लिए अपने पास 3 मेथड थे। सबसे पहला था एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर मतलब हमने यहां पे एग्रो केमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में हमने यहां पे केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज किया, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज किया। और जब केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल पेस्टिसाइड का यूज किया तो इसकी वजह से हमने क्या देखा कि प्रोडक्टिविटी जो थी वो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ी, खूब सारी बढ़ी, लेकिन उन केमिकल्स का यूज करने की वजह से जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो था, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट था, क्वांटिटी तो बढ़ी, दैट इज क्वांटिटी तो बढ़ी, लेकिन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो था वो हुआ बेटा कम। प्रोडक्ट उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं बचा। क्यों? क्योंकि जब हमने केमिकल फर्टिलाइजर केमिकल पेस्टिसाइड यूज किए तो उनको जब खाया, उन प्रोडक्ट्स को खाया, उन सब्जियों को, उन फ्रूट्स को खाया तो वो केमिकल शरीर में भी गए और उसकी वजह से शरीर पर कुछ बुरे प्रभाव पड़े। अब हमने दूसरे तरीके पे मूव किए कि यार क्यों ना हम इसकी जगह कुछ और यूज करें। बोला क्या यूज करें? बोला आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिएगा जिसमें आप बायो फर्टिलाइजर का यूज करो, बायो पेस्टिसाइड का यूज करो। अरे जब बायो फर्टिलाइजर बायो पेस्टिसाइड का यूज किया तो नो डाउट अपने पास क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो थी, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो थी वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा इंप्रूव हुई, लेकिन ये जो प्रोडक्टिविटी थी इस प्रोडक्टिविटी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। प्रोडक्टिविटी में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा, क्वालिटी इंप्रूव हुई। अब सवाल था सर इससे भी हमारा काम नहीं चलेगा, तो क्या किया? बेटा हमने क्या काम किया, हमने एक नई टेक्निक दैट इज बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया
और बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हमने क्या किया, हमने बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया और बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हमने जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना दिए जिनको अपन बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने क्या काम कर दिए, प्लांट्स के शरीर में ऐसी जीन को डालना शुरू कर दिया जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, वो ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स पैदा करे, ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स पैदा करे और प्लांट में डिजीज होने के चांस भी क्या हो जाए, कम। तो हमने बोला जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या बनाया, हमने बोला यहां पे हमने प्रोड्यूस किए क्या, ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ट्रांसजेनिक प्लांट्स। हमने यहां पे ट्रांसजेनिक प्लांट्स प्रोड्यूस किए, किसका यूज करके, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके, कि किसी भी प्लांट के शरीर में हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा वो जीन डाल दी जिसकी हमें जरूरत थी। तो हमने क्या बना लिए, ट्रांसजेनिक प्लांट्स बना लिए और वो ट्रांसजेनिक प्लांट हमारे दोनों ही एम को फुलफिल कर रहे थे। उनकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही थी और प्लांट में डिजीज होने के चांस भी क्या हो रहे थे, कम हो रहे थे। तो हमने बोला दोनों एम क्या हो रहे थे, अचीव हो रहे थे। अब सवाल था, सर ठीक बात है, आपने बोला हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके ट्रांसजेनिक प्लांट बना लेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना लेंगे और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट जो थे इनकी वजह से हमारे दोनों एम फुलफिल हो सकते हैं, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ सकती है एंड प्लांट में डिजीज रेजिस्टेंस भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। अब बताओ जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो प्लांट बनाए गए, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाए गए, इनका और किन किन एरियाज में यूज किया जा सकता है, मतलब इस जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो फार्मिंग थी इसमें हम क्या क्या काम कर सकते हैं। बड़े ध्यान से देखना बच्चे, जब भी कोई कहे कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा जो प्लांट बनाए गए उनसे क्या फायदा था, सबसे पहली बात, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हम किसी भी फूड मटेरियल की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। बोला सर कैसे, भैया हम जो नॉर्मल राइस खाते हैं उस नॉर्मल राइस में स्टार्च का अमाउंट होता है बहुत बहुत ज्यादा। अब हमारे दिमाग में आया कि क्यों ना हम एक ऐसा राइस बनाएं जिसमें स्टार्च के साथ साथ विटामिन भी हो। तो हमने क्या काम किया, उन राइस के अंदर बीटा कैरोटीन की जीन डाल दी, बीटा कैरोटीन की जीन डाल दी और जब नॉर्मल राइस में बीटा कैरोटीन की जीन डाल दी तो अब उससे जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बन गया, ट्रांसजेनिक प्लांट बन गया। मैंने बोला अपने पास अब जो प्लांट था, ट्रांसजेनिक प्लांट था, उससे जो राइस प्रोड्यूस हुए वो राइस ऐसे प्रोड्यूस हुए जिनके अंदर स्टार्च भी था, साथ ही साथ उनके अंदर बीटा कैरोटीन दैट इज विटामिन ए भी था। ऐसे राइस को बोल दिया गोल्डन राइस। तो जब भी बोले गोल्डन राइस किसका एग्जांपल है, ये हम कहेंगे कि ये अपने पास एग्जाम्पल है जब जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके हमने फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू को बढ़ाया। और ये गोल्डन राइस में क्या चीज बहुत ज्यादा होती है, आप कहोगे विटामिन ए जो होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, विटामिन ए जो होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है। यस, नेक्स्ट दूसरा था इनकी हेल्प से हमने पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉसेज को रोकने की या कम करने की कोशिश करी। बोला सर कैसे, यार किसान के पास एक बहुत भारी दिक्कत थी कि जब वो फसल की कटाई कर देता था तो कटाई के बाद नुकसान हो जाता है। मान लीजिए एक किसान ने खेत में टमाटर लगाए, उसने टमाटर को तोड़ा लेकिन टमाटर जो थे वो 1-2 दिन के बाद बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। अब सॉफ्ट हो जाएंगे तो वो टमाटर को लंबे टाइम तक अपने पास नहीं रख सकता, उसे दूर के मार्केट में ले जाके मन चाहे भाव पे नहीं बेच सकता। तो हमें एक जरूरत थी कि हमें कुछ ऐसा करना था कि जो टमाटर थे वो लंबे टाइम तक क्या रहे, फ्रेश रहे। इसलिए उसने बायोटेक्नोलॉजी का, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करके कुछ नई तरह के टमाटर बनाए जिनको बोला फ्लेवर सेवर टमाटो। और ये फ्लेवर सेवर टमाटो जो थे ये लॉन्ग टाइम तक फ्रेश होते हैं। तो हमने बोला ये क्या है, हमने बोला ये अपने पास है फ्रेश फॉर लॉन्ग टाइम, ये लंबे टाइम तक फ्रेश रहते हैं, लंबे टाइम तक फ्रेश रहते हैं। नेक्स्ट अगला अपने पास है बच्चे, अगला अपने पास है टू इंक्रीज टॉलरेंस अगेंस्ट एबायोटिक स्ट्रेस। याद करो तरह तरह की प्रॉब्लम है, कभी बहुत ज्यादा सर्दी पड़ गई तो फसल खराब हो गई,
कभी बहुत ज्यादा गर्मी हो गई तो फसल खराब हो गई, कभी बारिश कम हुई तो फसल खराब हो गई। ये सारे के सारे एबायोटिक कंपोनेंट है। ये एबायोटिक कंपोनेंट भी क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। तो हमने क्या काम किया, उन प्लांट्स के अंदर ऐसी जीन डाल दी जो उन्हें ठंड से बचा ले, या कोई और जीन डाल देंगे जो उन्हें तेज गर्मी से बचा ले, क्या कोई और जीन डाल देंगे जो उनके शरीर में वाटर की रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर दे। मतलब अगर ड्रोट वाली कंडीशन है, कहीं अकाल पड़ जाए, कम पानी में भी वो काम चला ले। तो इसी को ही बोलते हैं कि हमने क्या किया, उनमें टॉलरेंस बढ़ा दी, किसके खिलाफ, एबायोटिक स्ट्रेस के खिलाफ। नेक्स्ट, हम इनका यूज करते हैं वो बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में करते हैं। कैसे, याद करो, आपने कहीं पढ़ा होगा कि अपने पास जब एनिमल किंगडम पढ़ा था तो लीच के बारे में पढ़ा था, हीरोडीनिया के बारे में पढ़ा था, और उस हीरोडीनिया के शरीर में एक एंटीकोगुलेंट मिलता है जिसे बोलते हैं हीरोडीन। ये हीरोडीन है, ये ब्लड की क्लोटिंग को रोकने का काम करता है। तो हमने क्या काम किया कि ये हीरोडीन था, इस हीरोडीन को प्रोड्यूस किया बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। कैसे किया, हमने हीरोडीनेरिया के शरीर से हीरोडीन की जीन को निकाला और इस जीन को किस में डाल दिया, एक प्लांट में डाल दिया, दैट इज ब्रेसिका नेपस में डाल दिया। और ब्रेसिका नेपस में जब डाल दिया तो अब ब्रेसिका नेपस के जो सीड थे, उन सीड में हीरोडीन क्या था, प्रेजेंट था, और उनके सीड से जो ऑयल निकाला उस ऑयल में भी हीरोडीन क्या था, प्रेजेंट। हमने ऑयल में से हीरोडीन को क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया। इस तरह से हमने क्या काम किया, इस हीरोडीन एंटीकोगुलेंट को प्रोड्यूस कर दिया, किसकी सहायता से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से। नेक्स्ट, हमने बोला कि हमारे सामने क्या दिक्कत थी, हमारे सामने एक और दिक्कत थी, क्या कि किसान जो था वो अपने खेत में कोई फसल बोता है, लाइक हमने बोला उसने वीट बो दिया। तो हमने क्या दिया, खेत में जब वीट बोया, उसने उगाया, तो उन वीट के बीच बीच में कुछ अनवांटेड प्लांट ग्रोथ कर गए, और उन अनवांटेड प्लांट्स को अपन बोलते हैं वीड्स। वो वीट्स जो थे वो हमारे वीट प्लांट के साथ कंपटीशन करते हैं जमीन में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। और जब बताओ मेरे पास वो अनवांटेड प्लांट्स जिनको हमने क्या बोला, जिनको हमने बोला वीट्स, अगर वो जमीन में से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना चाहेंगे खूब सारा, तो वीट प्लांट को क्या सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिल पाएंगे? आप कहोगे नहीं सर, दिक्कत हो जाएगी। तो हम ये चाह रहे थे कि हमारे वीट प्लांट को सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मिले, इसलिए हमने क्या काम किया, हम ये चाह रहे थे कि हम इन वीड्स को खत्म कर दें। लेकिन वीड्स को खत्म करने में दिक्कत क्या आ रही थी कि अगर किसान जो था वो मार्केट से कोई वेडिसाइड खरीद के लेके आ रहा था और उसका स्प्रे कर रहा था, तो उस वीडिसाइड की वजह से वीड्स तो मर रही थी, साथ ही साथ वीट का प्लांट भी क्या हो रहा था, खत्म हो रहा था। हमारे जो मेन फसल थी वो भी क्या हो रही थी, खराब हो रही थी। मतलब हालत ये था कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें साथ लेके डूबेंगे। तो इसका रास्ता क्या निकाला गया, इसका रास्ता ये निकाला गया कि क्यों ना हम हमारी क्रॉप में एक ऐसी जीन डाल दें जिसकी वजह से वीडिसाइड का उस पर कोई भी प्रभाव ना पड़े। मतलब हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ऐसी क्रॉप प्रोड्यूस कर ली जिसमें वीडिसाइड के खिलाफ क्या था, रेजिस्टेंस था। तो अब क्या हुआ, अब अगर हम कोई वीडिसाइड, स्पेसिफिक वीडिसाइड जिसके खिलाफ हमारी क्रॉप में रेजिस्टेंस है, अगर उसका स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, तो वीड्स जो थी वो तो मर जाएगी, लेकिन हमारी क्रॉप को कोई भी नुकसान नहीं होगा, क्रॉप को कोई भी नुकसान नहीं होगा। यस, ये था मेरे पास वीडिसाइड। नेक्स्ट, अगला था इंक्रीज्ड इफिशियंसी ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट्स। बेटा हमने बोला कि हमारे प्लांट्स जो है वो अर्थ से न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन प्लांट का तरीका क्या था, प्लांट का तरीका था कि ये जमीन से जो मिनरल्स है वो अपनी आवश्यकता से ज्यादा मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उनमें से कुछ मिनरल्स को यूज कर लेते हैं। तो बताओ वेस्ट ज्यादा किया कि नहीं किया? आपने कहा बिल्कुल किया। ये कहानी तो बिल्कुल ऐसी हो गई कि तुम्हें भूख तो है 2 चपाती की, लेकिन तुमने 5 चपाती प्लेट में रख ली, 2 खाई, बाकी 3 बेकार गई कि नहीं गई?
बोला बिल्कुल गई। तो अब तरीका क्या था? सही तरीका ये था कि अगर हम ऐसा करते कि हमें 2 ही चपाती की जरूरत है, हमें आइडिया है कि शायद 2 में ही पेट भर जाएगा, तो या तो हम 2 रख लेते या फिर 3 रख लेते। तो बताओ वो चपाती जो थी वो किसी और के काम आ जाती कि नहीं आ जाती? बिल्कुल आ जाती। तो हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा ऐसे प्लांट्स बनाए जो कि जमीन से उतने ही अमाउंट में मिनरल्स को एब्जॉर्ब करे जितनी उनको जरूरत है, ताकि वो मिनरल्स लंबे समय तक जमीन में बने रहे, सॉइल में बने रहे, वो बेकार ना हो। तो ये क्या करेगा? हमने बोला ये जमीन को जल्दी एग्जेशन से बचाएगा, जमीन को लंबे टाइम तक फर्टाइल रखने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट एक चीज और थी, एक चीज और थी। वो क्या चीज थी कि हमने बोला कि हम डिपेंड हो गए थे, किसान डिपेंड हो गया था केमिकल पेस्टिसाइड्स पर। किस पे डिपेंड हो गया था? केमिकल पेस्टिसाइड्स पर डिपेंड हो गया था। हमें किसी भी कीमत पे किसान की केमिकल पेस्टिसाइड पे डिपेंडेंस को कम करना था, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड का जितना ज्यादा किसान ने यूज किया तो वो मेरे पास जो वेजिटेबल्स थी, वो फल जो थे, जब हम उनको खाएंगे तो हमारे शरीर पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेंगे। तो केमिकल पेस्टिसाइड्स पे डिपेंडेंस को कम करने के लिए हमने क्या काम किया? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट ही बना दिए, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिए। और उन पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में अपने पास 2 तरह के प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। पहला इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट एंड दूसरा नीमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। पहला इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट एंड दूसरा नीमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट। अब सवाल था, सर ये दोनों के दोनों प्लांट की क्या था, क्या मैकेनिज्म थी, क्या कहानी थी? बड़े ध्यान से देखना, यहीं से नीट में सवाल फंसता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों पोर्शन ही बेहद इंपॉर्टेंट है, बेहद खूबसूरत है। बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में हम सबसे पहले बात करते हैं इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट में के बारे में। और उस इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट में दोस्त मेरे सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो मेरे पास है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो मेरे पास है, वो मेरे पास है बीटी प्लांट। अब सबसे पहली बात थी, सर बीटी प्लांट का मतलब क्या था? बड़े ध्यान से देखना बेटा, अपने पास एक बैक्टीरिया है, उस बैक्टीरिया का नाम है बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस बैक्टीरिया। इस बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस बैक्टीरिया के शरीर में जीन पाई जाती है जिसको बोलते हैं क्राइजीन। क्या बोलते हैं? क्राइजीन, CRY जीन। ये CRY जीन जो होती है, ये कई सारी अलग अलग तरह की जीन होती है, और जब अलग अलग तरह की क्राइजीन है तो उनसे अलग अलग तरह की प्रोटीन बनेगी, और वो जो प्रोटीन बनेगी वो इनसोल्यूबल, दैट इज क्रिस्टलाइन प्रोटीन होगी। तो ऐसी जीन जो इनसोल्यूबल क्रिस्टलाइन प्रोटीन का फॉर्मेशन करती है, उस जीन को बोल दिया क्राइजीन। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये क्राइजीन जो है, ये ऐसी प्रोटीन बनाती है जो कि स्पेशल टाइप के इंसेक्ट को मार देता है, जो कि स्पेशल टाइप के इंसेक्ट को मार सकती है। तो हमने यही फायदा उठाया। क्या? कि हमारे पास मान लीजिए एक नॉर्मल प्लांट है, इस नॉर्मल प्लांट में कोई इंसेक्ट आके रोग पैदा करता है, और हम ये चाहते हैं कि वो इंसेक्ट आके जो ही इस प्लांट पे फीडिंग करे, वो इंसेक्ट मर जाए, ताकि इस प्लांट में रोग ना फैले और दूसरे प्लांट में भी रोग ना फैले। अरे हां कि ना? तो हमने क्या काम किया? हमें याद आया ये बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस। हमने इस बेसिलस थ्यूरेनजेनेसिस से इस क्राइजीन को निकाला और निकाल के इस प्लांट के शरीर में ट्रांसफर कर दिया, इस प्लांट में ट्रांसफर कर दिया। जब प्लांट में जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा हमने क्राइजीन को ट्रांसफर कर दिया, तो अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो गया। और अब इस प्लांट के शरीर में इस क्राइजीन की वजह से ऐसी प्रोटीन बनेगी कि अगर कोई भी इंसेक्ट आके यहां पे फीडिंग करेगा तो उस प्रोटीन की वजह से वो इंसेक्ट मर जाएगा। तो हमने क्या बोला कि हमने तो इस प्लांट के शरीर में ही उस पैथोजन, उस इंसेक्ट, उस पेस्ट के खिलाफ रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया कि नहीं कर दिया? तो बोला बिल्कुल कर दिया। तो हमने बोला ये नॉर्मल प्लांट जिसके शरीर में हमने क्राइजीन को ट्रांसफर कर दिया, अब इसको अपन बोलेंगे बीटी प्लांट। और ये बीटी प्लांट एक ट्रांसजेनिक प्लांट है। कैसा प्लांट है? हमने बोला ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट है, ये एक ट्रांसजेनिक प्लांट है।
चले, तो जब भी बोले सर बीटी प्लांट में, बीटी का मतलब क्या है, अरे बी मतलब बेसिलस, टी मतलब थ्यूरेंजेनेसिस, मतलब ये एक ऐसा प्लांट है जिसमें बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस की जीन को ट्रांसफर किया गया है, ट्रांसफर किया गया है, इसीलिए इसको क्या बोला, बीटी प्लांट। अब बड़े ध्यान से देखना, बोला सर आपने बोला ये क्राइजीन है, ये क्राइजीन एक ऐसा प्रोटीन बनाती है कि अगर वो प्रोटीन इंसेक्ट के शरीर में चला गया, इंसेक्ट ने उस प्रोटीन को खा लिया तो इंसेक्ट तड़प तड़प के मर जाएगा। हमने कहा हाँ, तो इसका मतलब वो प्रोटीन तो इंसेक्ट को मारने वाला प्रोटीन है, इसलिए उसको बोलते हैं इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन, कि वो एक टॉक्सिक प्रोटीन है जो कि इंसेक्ट को मारता है, और उस प्रोटीन को किसने बनाया, क्राइजीन ने बनाया। अब हमने बोला कि अलग अलग तरह की क्राइजीन अलग अलग तरह की प्रोटीन बनाती है, और वो अलग अलग तरह की प्रोटीन अलग अलग स्पीसीज के इंसेक्ट को मारने का काम करती है। तो अब सवाल तो सबसे प्यारा ये था कि क्राइजीन से जो टॉक्सिन्स बनते हैं वो कौन कौन से इंसेक्ट को मार सकते हैं। तो बेटा याद रखना, क्राइजीन से जो प्रोटीन बनते हैं वो इंसेक्ट, 3 ऑर्डर्स ऑफ इंसेक्ट को मार सकते हैं। 3 ऑर्डर है इंसेक्ट के, कितने ऑर्डर है, 3 ऑर्डर, उन 3 ऑर्डर के इंसेक्ट को मार सकते हैं। पहला ऑर्डर मेरे पास है वो है लेपिडोप्टेरन्स, जिसमें टबैको बर्ड वार्म आता है, आर्मी वार्म आता है, कॉटन बॉल वार्म आता है, कॉर्न बोरर आता है। ये इंसेक्ट अगर मारने हैं तो ये इंसेक्ट कौन से ग्रुप के हैं, ये कौन से ऑर्डर के हैं, लेपिडोप्टेरन्स के हैं। नेक्स्ट कोलियोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स ऑर्डर के इंसेक्ट जो है उनमें आती है अपने पास बीटल्स। नेक्स्ट तीसरा डाइप्टेरन्स, डाइप्टेरन्स ऑर्डर में जो आती है वो फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आता है। इन 3 ऑर्डर के इंसेक्ट को मारती है क्या, कौन मारती है, क्राइजीन से बनने वाली प्रोटीन, दैट इज इंसेक्टिसाइड टॉक्सिन्स। और इन तीनों को याद रखने का तरीका है एलसीडी, लेपिडोप्टेरन्स, कोलियोप्टेरन्स एंड डाइप्टेरन्स। ये एलसीडी है, ये 3 ऑर्डर ऑफ इंसेक्ट है जिनके ऊपर क्राइजीन की बनाई हुई ये इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन्स काम करती है। अब ये बात तो हमारी पक्का हो गई कि भैया ये जो बीटी टॉक्सिन है, या मैं कह दूं ये बीटी जीन है, ये अपने पास स्पेसिफिक टाइप के इंसेक्ट के ग्रुप पे ही काम करती है। मतलब या तो लेपिडोप्टेरन्स पे काम करेगी, कोलियोप्टेरन्स पे काम करेगी, डाइप्टेरन्स पे काम करेगी, ये स्पेशल टाइप के इंसेक्ट ग्रुप पे ही काम करती है। इसीलिए हमारी एनसीईआरटी माता ने एक बड़ी खूबसूरत सी बात लिखी है, और वो बड़ी ही खूबसूरत सी बात क्या है कि मोस्टली टॉक्सिन्स आर स्पेसिफिक फॉर इंसेक्ट ग्रुप, कि अलग अलग इंसेक्ट ग्रुप के लिए अलग अलग तरह की क्राइजीन की जरूरत होती है। यस, ये बात कहना चाह रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भैया जब भी हमें किसी प्लांट में क्राइजीन डालनी होगी तो हमें यह चेक करना होगा कि उस प्लांट में कौन से टाइप का इंसेक्ट रोग पैदा कर रहा है। इसका मतलब क्राइजीन को सेलेक्ट करते टाइम हमें 2 चीजों का ध्यान रखना होगा कि एक तो कौन सी फसल है, और दूसरी उस फसल में कौन सा रोगाणु था, कौन सा पेस्ट था जो रोग पैदा कर रहा था जिसे हमें मारना है, दैट इज टारगेटेड पेस्ट। इन 2 चीजों को ध्यान में रख के हम जीन को सेलेक्ट करते हैं और फिर उसी हिसाब से जीन को ट्रांसफर करते हैं। जो क्राइजीन हमें लगती है कि ये उस प्लांट में इस टारगेटेड पेस्ट को, इंसेक्ट को मार सकती है, हम उसी जीन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। बोला सर कैसे, बड़े ध्यान से देखना, हम इसका एग्जांपल लेते हैं। एग्जैक्टली में अपने पास कई सारी अलग अलग टाइप की क्राइजीन होती है, वो अलग अलग टाइप की क्राइजीन है, वो अलग अलग टाइप की इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन और प्रोटीन बनाने का काम करती है। लाइक हम बात करके चले क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी, ये जो जीन है, इस जीन से जो प्रोटीन बनती है वो प्रोटीन कॉटन बॉल वॉर्म को मारने का काम करती है। वो केवल किसको मारने का काम करेगी, कॉटन बॉल वॉर्म को मारने का काम करती है। इसी तरह क्राई फर्स्ट एबी जो है, क्राई फर्स्ट एबी जो जीन है, उस जीन से जो प्रोटीन बनेगी वो कॉर्न बोरर को मारने का काम करेगी, वो कॉर्न बोरर इंसेक्ट को मारने का काम करेगी। यस, तो जब भी बोले तो हमने क्या बोला कि हमने देखा कॉटन प्लांट पे कौन रोग पैदा कर रहा है, कॉटन बॉलवॉर्म रोग पैदा कर रहा है, तो हमें उस प्लांट में कौन सी जीन ट्रांसफर करनी चाहिए, बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस से निकालनी चाहिए, क्राई फर्स्ट एसी निकालनी चाहिए या क्राई सेकंड एबी निकालनी चाहिए, तभी इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हमें कॉर्न में, मक्का में अगर
कॉर्न बोरर बीमारी को कंट्रोल करना है तो हमें कौन सी जीन लेनी पड़ेगी? बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस से क्राई फर्स्ट AB जीन लेनी पड़ेगी, उसको उस अपने पास कॉर्न प्लांट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब जाके कॉर्न बोरर नाम का जो इंसेक्ट था वो रोग पैदा नहीं कर पाएगा, रोग पैदा नहीं कर पाएगा। इस बात को हमें ध्यान रखना है। बोला सर ठीक है, लेकिन गुरुजी एक बात बताओ। हमने कहा जी पूछो। आप एक बात बताओ, आपने कहा कि बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस बैक्टीरिया के शरीर में क्राइजीन है और ये क्राइजीन एक ऐसी प्रोटीन बनाती है, ऐसी प्रोटीन बनाती है जो कि इंसेक्ट को मार देती है। तो पहले तो हमें ये बताओ कि ये बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस उस प्रोटीन से क्यों नहीं मरता, पहली बात। और दूसरी बात, इंसेक्ट को मारने की मैकेनिज्म क्या है? हाँ जी, बड़ा ही प्यारा सवाल कि इंसेक्ट को मारने की मैकेनिज्म क्या है। जी हाँ, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला सबसे पहले देखिए, ये मेरे पास बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस बैक्टीरिया है। हाँ जी, इस बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस के शरीर में ये मेरे पास क्राइजीन है। बोला बिल्कुल है। याद करो, इस क्राइजीन से अगर हमें प्रोटीन बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? क्राइजीन का पहले क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन। इससे बनेगा mRNA। क्या बनेगा? mRNA। फिर इसका होगा ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन से क्या बनेगी? प्रोटीन बनेगी। और ये प्रोटीन जो बनती है ये अपने पास एक इनएक्टिव टॉक्सिन है। क्या है? इनएक्टिव टॉक्सिन है। इस इनएक्टिव टॉक्सिन को अपन बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं? हमने बोला इस इनएक्टिव टॉक्सिन को ही हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं प्रोटॉक्सिन। इस इनएक्टिव टॉक्सिन को क्या बोलते हैं? प्रोटॉक्सिन। अब सवाल ये था, सर इस इनएक्टिव टॉक्सिन को हमने प्रोटॉक्सिन क्यों बोला? बेटा वो इसलिए बोला कि बैक्टीरिया के शरीर में ये हमेशा हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है? इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। इसको एक्टिवेट करने के लिए एल्कालाइन पीएच की या एल्कालाइन मीडियम की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने बोला कि इसके लिए क्या चाहिए? मैंने बोला एल्कालाइन medium is required for activation। इसके एक्टिवेशन के लिए हमें क्या चाहिए? एल्कालाइन मीडियम चाहिए। अगर एल्कालाइन मीडियम नहीं मिला तो ये कभी एक्टिव नहीं होगा। और बैक्टीरिया के शरीर में इसको एल्कालाइन मीडियम नहीं मिलता, और जब एल्कालाइन मीडियम नहीं मिलता तो बैक्टीरिया के शरीर में हमेशा ये इनएक्टिव होता है। हमेशा क्या होता है? इनएक्टिव। अरे जब बैक्टीरिया के शरीर में ही इनएक्टिव रहेगा तो बैक्टीरिया कभी भी इसकी वजह से नहीं मरेगा, बैक्टीरिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो हुआ क्या? हमने क्या काम किया? ये अपने पास एक प्लांट था। हमने इस बैक्टीरिया बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस के शरीर से इस क्राइजीन को निकाला और इस क्राइजीन को इस प्लांट के शरीर में ट्रांसफर कर दिया। याद करो, जब प्लांट के शरीर में बेसिलस थ्यूरेंजेनेसिस की जीन जाएगी तो उस प्लांट को बोल देंगे बीटी प्लांट। अब इस बीटी प्लांट के शरीर की हर एक सेल में क्राइजीन है, और जब हर एक सेल में क्राइजीन होगी तो हर एक सेल में इनएक्टिव टॉक्सिन दैट इज प्रोटॉक्सिन भी बनेगा कि नहीं बनेगा? क्रिस्टलाइन प्रोटीन भी बनेगी कि नहीं बनेगी? बोला बिल्कुल बनेगी। हमने क्या देखा? हमने बोला इसके शरीर की हर एक सेल में क्रिस्टलाइन प्रोटीन बन गई। किसमें? प्लांट में। अब क्या हुआ? हमने बोला ये कोई इंसेक्ट था, ये इंसेक्ट आया और ये इस प्लांट पे फीडिंग करने लगा। जब इस प्लांट पे फीडिंग करने लगा तो हमने बोला ये जो क्राइजीन थी, ये जो क्राई प्रोटीन थी, इनएक्टिव प्रोटीन थी, वो इस इंसेक्ट के शरीर में गई। तो हमने बोला जो ही प्लांट पे आके इस इंसेक्ट ने फीडिंग करनी शुरू की, यहां से इनएक्टिव टॉक्सिन, क्रिस्टलाइन प्रोटीन जो कि इनएक्टिव पड़ी थी, जो कि प्रोटॉक्सिन था, वो प्रोटॉक्सिन इंसेक्ट के शरीर में गया कि नहीं गया? बोला गया। इंसेक्ट के शरीर में गया और कहां पहुंचा? उसकी मिडगट में पहुंचा। कहां पहुंचा? मिडगट में पहुंचा। हमने बोला जो ही ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन, इनएक्टिव प्रोटीन इस इंसेक्ट की मिडगट में पहुंचा तो मिडगट के अंदर का मीडियम था एल्कालाइन मीडियम। कैसा मीडियम था? एल्कालाइन मीडियम। और देखो एल्कालाइन मीडियम में ही ये इनएक्टिव टॉक्सिन क्या होता है? एक्टिव। तो जो ही एल्कालाइन मीडियम में गया ये इनएक्टिव टॉक्सिन, ये क्रिस्टलाइन टॉक्सिन घुल गया, और घुल के क्या हो गया? एक्टिव। घुल के क्या हो गया? एक्टिव। टॉक्सिन हो गया एक्टिव।
जो ही मिडगट के एल्कालाइन मीडियम में पहुंचा, हमने बोला क्रिस्टलाइन प्रोटीन और प्रोटॉक्सिन जो था वो घुला, और घुल के क्या हो गया, एक्टिव, और एक्टिव होके वो मिडगट की एपिथीलियम से क्या हो गया, बाइंड, मिडगट की एपिथीलियम सेल से वो एक्टिवेटेड टॉक्सिन जो था वो जुड़ गया। जो ही मिडगट की एपिथीलियम से जुड़ा, इसने मिडगट की एपिथीलियम में होल बनाना, पोर्स बनाना शुरू कर दिया। मिडगट की एपिथीलियम में क्या बनाना शुरू कर दिया, मिडगट की वॉल में पोर्स बनाना शुरू कर दिया। और उन पोर्स की वजह से क्या हुआ, उन पोर्स की वजह से मिडगट की जो सेल्स थी उनमें स्वेलिंग आने लगी, और धीरे 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 वो सेल्स क्या होने लगी, वो डिस्ट्रॉय होने लगी। मतलब मिडगट की जो सेल थी उनका क्या हुआ, स्वेलिंग एंड लाइसिस ऑफ सेल हुआ। जब मिडगट की सेल्स जो थी उनमें स्वेलिंग आने लगी, वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी, तो हमने बोला धीरे 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 इंसेक्ट की भी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, मौत हो गई, मौत हो गई। क्योंकि मिडगट ही तो इंसेक्ट में वो जगह थी जहां पे डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होना था। अरे जब बेचारे को आगे नरिशमेंट ही नहीं मिलेगा तो इंसेक्ट का तो मरना तय है। ये पूरी की पूरी मैकेनिज्म थी किसकी, कि कैसे अपने पास इनएक्टिव टॉक्सिन, प्रोटॉक्सिन कैसे काम करता है। बीटी जो प्लांट्स है उनमें कैसे अपने पास इंसेक्ट इन्फेक्शन को रोका जाता है, वो पूरी की पूरी मैकेनिज्म अपने पास ये थी। यस, चले जी। अब इसके बाद जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं नीमेटोड्स के बारे में। याद करो, हमने बात किया था नीमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में। हमने बोला नीमेटोड रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में बात किया था, तो कहानी क्या थी, कहानी ये थी कि नीमेटोड्स जो होते हैं, आपको पता है नीमेटोड्स जो होते हैं वो प्लांट में भी इन्फेक्शन करते हैं, एनिमल्स में भी इन्फेक्शन करते हैं। चले, तो अपने पास एक नीमेटोड है जिस नीमेटोड का नाम है मिलोइडीगाइनी इनकोग्निटा। मिलोइडीगाइनी इनकोग्निशिया नाम का ये जो निमेटोड है, ये एग्जैक्टली में टबैको प्लांट की रूट में इंफेक्शन करता है। जब ये टबैको प्लांट की रूट में इंफेक्शन करता है तो टबैको प्लांट जो था उसको सही नरिशमेंट नहीं मिल पाता, इसलिए टबैको की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बहुत बहुत कम। इसलिए टबैको की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बहुत बहुत कम। अब सवाल था, सर टबैको की प्रोडक्टिविटी बहुत बहुत कम हो गई, तो अब हम टबैको की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए क्या काम करें, या इस टबैको को इस नीमेटोड के इन्फेक्शन से बचाने के लिए क्या काम करें। बेटा, नीमेटोड के इन्फेक्शन से बचाने के लिए हमने यहां पे एक नई टेक्नोलॉजी यूज करी जिसका नाम क्या था, आरएनए इंटरफेरेंस। आरएनए इंटरफेरेंस, तो हमने बोला आरएनए इंटरफेरेंस जिसको अपन बोलते हैं आरएनए आई इज यूज्ड टू प्रिवेंट नीमेटोड इन्फेक्शन। नीमेटोड के इन्फेक्शन को रोकने के लिए आरएनए इंटरफेरेंस टेक्नोलॉजी, दैट इज आरएनए आई को यूज किया जाता है। बोला सर इस आरएनए आई का क्या कंसेप्ट है। चलिए भैया, आरएनए आई जो होती है बेटा वो जीन साइलेंसिंग वाले कंसेप्ट पे काम करती है, जीन साइलेंसिंग वाले कंसेप्ट पे काम करती है। बोला सर कैसे, बड़े ध्यान से देखो। हमने मान लिया ये अपने पास नीमेटोड है, इस नीमेटोड के शरीर में ये ब्लू वाली एक जीन है। ये जीन जो थी, इस जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा, एमआरएनए, ट्रांसलेशन होगा तो क्या बनेगा, प्रोटीन। और ये प्रोटीन ऐसी थी जो कि इस नीमेटोड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बेहद जरूरी है। मतलब इस नीमेटोड के जिंदा रहने के लिए बेहद जरूरी है। अगर इसके शरीर में ये प्रोटीन नहीं बनी तो ये नीमेटोड तड़प के मर जाएगा। तो हमारा निशाना यहीं पे है। हम ये चाहते हैं कि ये नीमेटोड रोग पैदा नहीं कर पाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमने बोला नीमेटोड क्या कहता है, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, ये प्रोटीन जरूरी है सनम। और ये प्रोटीन किससे बनेगी, हमने बोला ये इस जीन से बनेगी। अगर मैं इस जीन को साइलेंट कर दूं, इस जीन से इस प्रोटीन को बनने ही नहीं दूं, तो क्या नीमेटोड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाएगा।
आपने कहा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो क्या ये नीमेटोड जिंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। अरे जब नीमेटोड का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होगा, जिंदा नहीं रह पाएगा, तो ये इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं कर सकता। मतलब प्लांट बच गया कि नहीं बच गया? हाँ, तो ध्यान रखना, ये आरएनएआई एक ऐसी टेक्निक थी जिसमें हम इस नीमेटोड की इस जीन को क्या करते हैं? साइलेंट करते हैं, ताकि ये जीन ये प्रोटीन ना बना पाए जो कि नीमेटोड के सर्वाइवल के लिए बेहद जरूरी है। अब खास बात क्या थी कि ये आरएनएआई टेक्निक जो है वो हर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मिलती है, और हर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में वो सेल्यूलर डिफेंस का मेथड है, सेल्यूलर डिफेंस का मेथड है हर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। सवाल था सर वो बात तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ ये आरएनएआई जो कि सेल्यूलर डिफेंस का मेथड है, ये काम कैसे करती है? इस टेक्निक की कहानी क्या थी? बेटा बड़े ध्यान से देखिएगा, हम इसी की कहानी के बारे में बात करते हैं। बच्चे, इस आरएनएआई को समझाने के लिए हमने क्या काम किया, बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला हमें पता है कि अपने पास इस नीमेटोड के शरीर में ये जो थी, ये मेरे पास एक स्पेसिफिक जीन है, दैट इज हमारी टारगेट जीन है। हमने जैसी नीमेटोड की जीन थी ऐसी ही जीन अपनी लैब में बना ली। ये लो, हमने आर्टिफिशियली नीमेटोड की जीन बनाई। एक तो जीन ये बना दी, एक जस्ट इसकी उल्टी जीन बना दी, उल्टी जीन बना दी। देखो यहां पे प्रोमोटर साइट है, यहां पे क्या है? टर्मिनेटर साइट, ये सेंस स्टैंड, ये एंटी सेंस। हमने बोला सीक्वेंस जस्ट उल्टा कर दिया, जहां प्रोमोटर थी वहां टर्मिनेटर, जहां टर्मिनेटर थी वहां प्रोमोटर, ग्रीन वाला सेंस था यहां पे एंटी सेंस, नीले वाला एंटी सेंस था यहां पे सेंस। हमने ये दोनों की दोनों जीन जो थी ये लैब में बनाई, और एग्रोबैक्टीरियम की सहायता से इसको हमने प्लांट के शरीर में डाल दिया। जब प्लांट के शरीर में ये दोनों जीन आई, तो इस वाली जीन ने बनाया ये एमआरएनए, इस वाली जीन ने बनाया ये एमआरएनए, और ये दोनों के दोनों, ये ब्लू वाला एमआरएनए और ग्रीन वाला एमआरएनए, ये दोनों के दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए इन दोनों ने जुड़ के क्या बना लिया? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना लिया। अब याद करो, हम यूकैरियोटिक एनिमल के शरीर में जनरली डबल स्टैंडर्ड आरएनए नहीं पाया जाता है, लेकिन जो ही ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना, हमारे शरीर की सेल के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बोलते हैं डाइसर। क्या बोलते हैं? डाइसर। ये डाइसर एंजाइम ने जो ही इस डबल स्टैंडर्ड आरएनए को देखा, तुरंत के तुरंत इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला, और उन छोटे छोटे टुकड़ों को हमने बोल दिया SIRNA, SIRNA, दैट इज स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए, SIRNA, दैट इज स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। अब हुआ क्या बेटा? ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए जो था, ये अब इस सेल के अंदर बना है और पड़ा है। हुआ क्या? हमारे पास, हमने माना ये नीमेटोड आया, और ये नीमेटोड आके जब यहां पे इस प्लांट पे फीडिंग करना शुरू किया, तो इसके शरीर में SIRNA पहुंच गया। क्या पहुंच गया? SIRNA पहुंच गया, और ये SIRNA जाके क्या करेगा? ये मेरे पास स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए जाके क्या काम करेगा? ये स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए जाके क्या काम करेगा? हमने बोला इस जीन से ये जो एमआरएनए बन रहा है, इस एमआरएनए के साथ जुड़ेगा, और जुड़ के इस एमआरएनए को डिस्ट्रॉय कर देगा, इस एमआरएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा। और जब ये एमआरएनए छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, तो इससे आगे प्रोटीन नहीं बन पाएगा, और जब ये प्रोटीन ही नहीं बनेगा, तो नीमेटोड जो था वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, मतलब वो जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए हमने लिखा कि ये SIRNA क्या काम करेगा? ये करेगा साइलेंसिंग ऑफ द स्पेसिफिक एमआरएनए ऑफ नीमेटोड, कि नीमेटोड की वो टारगेट जीन से जो एमआरएनए बन रहा था, उसको क्या कर देगा? साइलेंट कर देगा, उसको साइलेंट कर देगा। साइलेंट कर देगा तो वो प्रोटीन नहीं बन सकती जो कि नीमेटोड के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, और इसी वजह से ये नीमेटोड जो था, ये होस्ट के शरीर में जिंदा नहीं रह पाएगा, तड़फ तड़फ के मर जाएगा, तड़फ तड़फ के मर जाएगा। यही कहानी है किसकी? आरएनए इंटरफेरेंस की। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला यूज था बेटा बायोटेक्नोलॉजी का, अगला यूज है वो है मेडिसिन में। हमने बोला रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जो मेडिसिन बनाई जाती है उन्हें बोलते हैं
रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन। अब पूरी दुनिया में लगभग 30 में रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन है जिनको यूज किया जाता है, लेकिन उनमें से अपने भारत देश में मात्र 12 रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन है जिनको यूज किया जाता है। चले, अब सवाल था सर इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा और हम क्या बना सकते हैं? भैया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने ह्यूमन बीइंग का इंसुलिन बनाया। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हमने क्या बनाया? हमने ह्यूमन बीइंग का इंसुलिन बनाया। और याद करो ये इंसुलिन हार्मोन वही हार्मोन है जो कि डायबिटीज मेलाइटस के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। अब हमारे पास दिक्कत क्या थी कि पहले के जमाने में अगर किसी इंसान के डायबिटीज मेलाइटस हो गया तो बेटा हम लोग क्या काम करते थे, जो बलि दिए जाने वाले जो अपने पास स्लफ्टर्ड कैटल्स थे, जो पिग थे, जो बलि दिए गए कैटल्स और पिग थे, हम उनके पैंक्रियाज से इंसुलिन को निकालते थे और फिर उस इंसुलिन को यूज करते थे डायबिटीज मेलाइटस के पेशेंट के ट्रीटमेंट में। लेकिन हमने क्या देखा कि भैया इन कैटल के शरीर से जो इंसुलिन निकाला, इनके पैंक्रियाज से जो इंसुलिन निकाला, जब वो कुछ लोगों को दिया तो उन लोगों के शरीर में इसकी वजह से होने लगे साइड इफेक्ट्स दिखने लगे। यस, जब हमने देखा यार कुछ एक लोगों में साइड इफेक्ट दिख रहे हैं, कुछ एलर्जी जैसे सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो हमने कहा कि भैया अब इस इंसुलिन को तो यूज नहीं किया जा सकता, हमें किसी भी कीमत पे ह्यूमन बीइंग का ओरिजिनल इंसुलिन बनाना पड़ेगा। अब सवाल था सर ओरिजिनल इंसुलिन कैसे बनता, क्या तरीका था? देखना बेटा, याद करो जब भी हमारे शरीर की सेल में इंसुलिन बनता है तो सबसे पहले इंसुलिन बनता है वो प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है। किस फॉर्म में बनता है? प्रो इंसुलिन की फॉर्म में बनता है। और उस प्रो इंसुलिन में ये ग्रीन वाला जो है मेरे पास ये ए पेप्टाइड है, ये रेड वाला जो मेरे पास है, ये रेड वाला मेरे पास बी पेप्टाइड है, और ये जो पर्पल वाला जो अपने को दिखाई दे रहा है ये मेरे पास सी पेप्टाइड है। मतलब ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड दोनों आपस में जुड़े हुए किसके द्वारा? सी पेप्टाइड के द्वारा। अब ये सी पेप्टाइड एकदम बेकार का है, इसका कोई भी काम नहीं है। तो ध्यान रखना धीरे धीरे क्या होता है, हम यहां से इस सी पेप्टाइड को रिमूव कर देते हैं। जब सी पेप्टाइड रिमूव हो जाता है तो अपने पास एक मैच्योर इंसुलिन में कितनी पेप्टाइड चेन बची? 2। एक तो ए पेप्टाइड बची और दूसरी बी पेप्टाइड बची। एक तो ए पेप्टाइड बची और दूसरी कौन सी बची? बी पेप्टाइड चेन बची। और ये दोनों की दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है। तो सवाल पूछेगा कि जब प्रो इंसुलिन को मैच्योर इंसुलिन में बदला जाता है तो कौन से पार्ट को रिमूव किया जाता है? आप कहोगे सी पेप्टाइड को रिमूव किया जाता है, फिर बनता है मैच्योर इंसुलिन। और मैच्योर इंसुलिन में 2 ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, एक होती है ए पेप्टाइड चेन और दूसरी है बी पेप्टाइड चेन, और आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी होती है। ये हमारे शरीर में बनने का तरीका है। लेकिन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा जो इंसुलिन बनाया गया, वो सबसे पहले इंसुलिन बनाया गया वो एक अमेरिका की कंपनी ने बनाया मेरे दोस्त। और उस अमेरिका की कंपनी का नाम था वो अपने पास क्या था? उस अमेरिका की कंपनी का नाम था एली लिली। सबसे पहले फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन इस एली लिली नाम की कंपनी ने बनाया। कब बनाया? 1983 में बनाया। और इसको मार्केट में बेचा, वो मार्केट में बेचा ब्रांड नेम दैट इज ह्यूमुलिन के नाम से। किस ब्रांड नेम के नाम से मार्केट में बेचा? ह्यूमुलिन नाम से इसे मार्केट में बेचा गया। अब सवाल था सर कंपनी ने बनाया कैसे? भाई कंपनी वाले बहुत समझदार थे। उसने क्या काम किया? आपको पता है ह्यूमन बीइंग का पूरा जीनोम जो है उसकी सीक्वेंसिंग हो चुकी है। बोला सर बिल्कुल हो चुकी है। तो उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने जो ए पेप्टाइड था, हमने बोला पहले लैब में ऐसी जीन बनाई जिससे सीधा ए पेप्टाइड बन जाए। तो उन्होंने लैब में आर्टिफिशियली ऐसी जीन बनाई जो ए पेप्टाइड को बना दे। फिर उन्होंने लैब में ऐसी जीन बनाई जो कि बी पेप्टाइड को बना दे, दैट इज आर्टिफिशियली उन्होंने ऐसी जीन बना ली जो बी पेप्टाइड को बना दे। अब उन्होंने 2 अलग अलग ई कोलाई लिए। एक ई कोलाई में प्लाज्मिड की सहायता से उस जीन को ट्रांसफर कर दिया जो ए पेप्टाइड बनाती है। दूसरे प्लाज्मिड में उन्होंने उस जीन को ट्रांसफर कर दिया जो बी पेप्टाइड को बनाती है। तो जिस ई कोलाई में ए पेप्टाइड की जीन को ट्रांसफर किया था उसमें ए पेप्टाइड बना, दूसरे वाले में बी पेप्टाइड बना।
इसमें से ए पेप्टाइड को बाहर निकाल लिया, इधर से बी पेप्टाइड को बाहर निकाल दिया। फिर जब दोनों अलग अलग पेप्टाइड अलग अलग बैक्टीरिया अलग अलग इकोलाई के शरीर से बाहर निकाल लिए, तो इन्होंने अपनी लैब में ही आर्टिफिशियली दोनों पेप्टाइड के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड बना दिए। तो ध्यान रखना यहां पे टेक्निक क्या यूज की गई थी, ए पेप्टाइड की जीन को इकोलाई के शरीर में प्रवेश कराया गया, इधर से बी पेप्टाइड को बनाने वाली जीन को इकोलाई के शरीर में प्रवेश कराया गया, फिर दोनों इकोलाई से अलग अलग पेप्टाइड, इससे ए पेप्टाइड को बाहर निकाला गया, इससे बी पेप्टाइड को बाहर निकाला गया, और फिर लैब में दोनों पेप्टाइड को जोड़ के उन्होंने क्या बनाया, एक मैच्योर इंसुलिन बनाया। तो कहने का मतलब ये था कि जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाए गए वो भी क्या बनाए गए, आर्टिफिशियली बनाए गए। इस बात को याद रखना, बिल्कुल एनसीईआरटी माता की लाइन टू लाइन है, जिसको हमने डायग्राम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। चले भैया, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला मेरे पास है जीन थेरेपी। अपने पास है जीन थेरेपी। बेटा जीन थेरेपी में क्या किया जाता है, जीन थेरेपी में एक डिफेक्टिव जीन जो थी उसको रिप्लेस कर दिया जाता है एक हेल्थी जीन के द्वारा। किसके द्वारा, एक हेल्थी जीन के द्वारा। अब सबसे पहले जीन थेरेपी की गई ये 1990 में एक 4 साल की लड़की की गई, और उस 4 साल की लड़की के शरीर में एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की क्या थी, कमी थी। मतलब उसके शरीर में उस जीन के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम थी, उस जीन में म्यूटेशन हो गया था। जो जीन एडीए एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, उस जीन के साथ क्या हो गई थी, दिक्कत हो गई थी। बोला सर ये एडीए एंजाइम करता क्या है। बेटा ये एडीए एंजाइम जो है ये हमारी लिम्फोसाइट्स के मैच्योरेशन के लिए बेहद जरूरी है, और लिम्फोसाइट तो हमारे इम्यून सिस्टम का पार्ट है। इसका मतलब अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम करे, अगर हम ये चाहते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से काम करे, तो हमारे शरीर में ये एडीए एंजाइम किसी भी हालत में प्रेजेंट होना चाहिए, किसी भी हालत में प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन गड़बड़ क्या हुआ, इस 4 साल की बच्ची के साथ दिक्कत क्या हुई कि इसके शरीर में जो एडीए एंजाइम को बनाने वाली जीन थी, उस जीन का क्या हो गया, डिलीशन। क्या हो गया, डिलीशन। अरे हां कि ना, जिसकी वजह से ये एडीए एंजाइम शरीर में नहीं बन रहा था, तो उसका इम्यून सिस्टम क्या हो गया, बहुत बहुत कमजोर हो गया। बोला सर अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या था। बेटा इस प्रॉब्लम को 3 तरीके से रिजोल्व किया जा सकता था। पहला, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। इस एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी में क्या काम करें कि हम उस पेशेंट को बाहर से लगातार एडीए एंजाइम के इंजेक्शन दिए जाए, एक्टिव एंजाइम बाहर से डाले जाओ, इम्यून सिस्टम काम करता रहेगा। दूसरा तरीका था कि उसमें बोन मैरो का ट्रांसप्लांटेशन कर दे, एंड तीसरा तरीका था कि उसमें जीन थेरेपी कर दे। ध्यान रखना ये 3 तरीके तो थे, लेकिन इन 3 तरीकों में सबसे कारगर तरीका कौन सा था। बेटा पहले दोनों तरीके ही जो थे वो कंप्लीटली क्यूरेबल नहीं थे, लेकिन ये तीसरा जो तरीका था दैट इज जीन थेरेपी, ये कंप्लीटली क्यूरेबल हो सकता था अगर जीन को इंट्रोड्यूस किया जाए, इंसर्ट किया जाए, या जीन थेरेपी की जाए। कब, अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में। तो हमने बोला कुड बी परमानेंट, cure if gene is introduced during early embryonic stage। अगर अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज में जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए तो ये एक परमानेंट क्योर हो सकता है, परमानेंट क्योर हो सकता है। क्या, जीन थेरेपी। इस बात को याद रखना। चले भैया नेक्स्ट अगली बात करते हैं। अगली बात अपने पास आती है मोलिकुलर डायग्नोसिस। बेचा एग्जैक्टली में बीमारियों का पता लगाने में भी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। सर कैसे? बच्चे अपने पास बीमारी का पता लगाने के कन्वेंशनल मेथड है, पुराने मेथड है। पुराने मेथड में क्या काम करते हैं,
डॉक्टर जाता है, वो ब्लड टेस्ट करता है, सीरम का टेस्ट करता है, यूरिन का टेस्ट करता है। अरे ब्लड और यूरिन के टेस्ट से, सीरम के टेस्ट से तो बीमारी का पता चलेगा, वो बहुत लेटर स्टेज में पता चलेगा, लेटर स्टेज में पता चलेगा जब वो शरीर में खूब सारी फैल चुकी होगी। अगर हम किसी भी बीमारी को इनिशियल स्टेज में पता करना चाहते हैं तो इन मेथड के द्वारा, दैट इज ब्लड, यूरिन, सीरम टेस्ट के द्वारा हम अर्ली डिटेक्शन नहीं कर सकते। तो बोला कि बीमारी का इनिशियल स्टेज में पता कैसे लगाएं। बेटा इनिशियल स्टेज में पता लगाने के लिए हमारे पास 3 मेथड है। कौन कौन से? हम पीसीआर का यूज कर सकते हैं, बीमारी को अर्ली स्टेज में पता लगाने के लिए हम पीसीआर का यूज कर सकते हैं। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम यूज करते हैं किसका? प्रोब का। प्रोब का। तो ध्यान रखना प्रोब क्या है। हमने बोला ये प्रोब एक डीएनए का फ्रेगमेंट था जिसका सीक्वेंस नॉन सीक्वेंस है। तो हमने बोला ये मेरे पास है आरएनए और डीएनए। प्रोब क्या है? आरएनए और डीएनए है जिस पे क्या है? नॉन सीक्वेंस है। यस, हमने बोला इस पे क्या है? हमने बोला इस पे नॉन सीक्वेंस है, हमें पता है इसका सीक्वेंस क्या है। एंड दूसरी बात, ये लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। तो हमने बोला ये क्या है? लेबल्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। ये रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से लेबल्ड है, नॉन सीक्वेंस, इसका सीक्वेंस जो है वो नॉन है, एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है किसके? नॉर्मल जीन के। तो मैंने बोला कॉम्प्लीमेंट्री टू द नॉर्मल जीन। ये नॉर्मल जीन के कॉम्प्लीमेंट्री होता है। कौन? प्रोब, दैट इज डीएनए और आरएनए प्रोब। यहां पे एक तीसरी टेक्निक और यूज की जाती है जिसको अपन बोलते हैं एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे, दैट इज एलिजा। बच्चे ये एलिजा टेस्ट जो होता है ये एग्जैक्टली में एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे। तो हमने बोला बेस्ड ऑन एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन पे बेस्ड है। कौन? एलिजा टेस्ट। ये भी कई सारी अलग अलग तरह की बीमारियों को जांचने में उपयोग में लिया जाता है, लाइक हिपेटाइटिस को, एड्स को, कैंसर एटसेट्रा बीमारी को जांचने में उपयोग में लिया जाता है। कौन सा टेस्ट? एलिजा टेस्ट। यस। नेक्स्ट बच्चे, उसके बाद हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। जब भी बोले ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या था? अरे याद करो, हमने जब किसी प्लांट में कोई बाहर की नई जीन डाल दी थी तो उस मॉडिफाइड प्लांट को बोल दिया था ट्रांसजेनिक प्लांट। इसी तरह अगर किसी एनिमल में कोई डिजायर्ड जीन डाल दी, कोई बाहर की जीन डाल दी, तो उस एनिमल को क्या बोल दिया? ट्रांसजेनिक एनिमल। और आपको बता दूं कि आज तक जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल बनाए गए हैं उनमें लगभग 75% एनिमल जो है वो तो माइस है। 75% एनिमल क्या है? माइस। तो जब भी बोले सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल कौन से हैं, आप कहोगे मोर देन 95% क्या थे? माइस थे। पूछेगा सर आप बताओ इन ट्रांसजेनिक एनिमल से कोई बेनिफिट है? हमने कहा इन ट्रांसजेनिक एनिमल से हम क्या पता कर सकते हैं? नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट के बारे में पता कर सकते हैं। इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स का उपयोग करके हम किसी भी डिजीज के बारे में स्टडी कर सकते हैं। कई सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी यहां से मिलते हैं। एनसीईआरटी माता ने 2 के बारे में बात कर रखी है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन,
अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन को प्रोड्यूस किया जाता है, वो एक ट्रांसजेनिक सीप में मिलती है। किसमें मिलती है? ट्रांसजेनिक सीप में मिलती है। और ये एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में उपयोग होती है। किसमें उपयोग होती है? एम्फाइसीमा के ट्रीटमेंट में उपयोग होती है। इसी तरह ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है, ये एग्जैक्टली में इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, ये बहुत बहुत ज्यादा होती है। ये जो मेरे पास अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, ये एक काऊ, एक गाय, एक ट्रांसजेनिक काऊ जिसका नाम है रोजी काऊ, और रोजी काऊ फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ थी जिसको 1997 1997 में बनाया गया था। यस, उस काऊ के मिल्क में ये प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और ध्यान रखना, उस काऊ के 1 लीटर मिल्क में 2.4 ग्राम लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। 2.4 ग्राम लैक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन जो होती है, ये बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी है, और इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी क्या है? बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है जी। नेक्स्ट, उसके अलावा वैक्सीन की सेफ्टी को जांचने में हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। केमिकल की सेफ्टी को जांचने में भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करते हैं। तो ये सारे के सारे मेरे पास वो चीजें थी जहां पर हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स को यूज ले सकते हैं। यस। नेक्स्ट, अगला पोर्शन था। अगला पोर्शन मेरे पास आता है एथिकल इश्यूज। यार, एथिकल इश्यूज में क्या था कि यार कोई भी साइंटिस्ट जो था वो किसी भी एनिमल पे अपना एक्सपेरिमेंट करता है, उसमें मनमाए उस तरह के चेंज करने की कोशिश करता है। तो लोगों ने कहा कि यार ये तो हम है ना कुछ ये जो नहीं बोलने वाले एनिमल है, इनको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें मानवता बची ही नहीं कि हम इन नहीं बोलने वाले एनिमल्स पे लगातार अत्याचार करते रहते हैं। तो हमें कुछ ना कुछ तो ऐसे रूल बनाने होंगे, कुछ ना कुछ तो ऐसी लिमिटेशंस लगानी होगी ताकि मानवता जो थी उस मानवता के दायरे में रह के हम इन एनिमल्स पे एक्सपेरिमेंट करें, ताकि इनके शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान ना पहुंचे और एक्सपेरिमेंट के बाद ये और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी खतरा ना हो। तो एथिकल इश्यूज में क्या किया गया? एथिकल इश्यूज में गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई जिसका काम ही ये था कि ये देखना कि भैया उन एनिमल्स पर एक लेवल से ज्यादा एक्सपेरिमेंट ना किया जा सके, और अगर उन एनिमल पे हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं तो उन एनिमल को जब बाद में छोड़ा जाए तो उनकी वजह से इकोलॉजी को कोई नुकसान ना पहुंचे, जो ह्यूमन बीइंग है उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। इन बात को ध्यान रखना है। ये सारी की सारी चीजें जो थी ये किस में आई? एथिकल इश्यूज में आई। और इंडियन गवर्नमेंट ने जो कमेटी बनाई उसको बोलते हैं GEAC, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी है, यही एग्जैक्टली में जेनेटिकल इंजीनियरिंग के द्वारा जो बनाए गए प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में भी देखती है कि भैया वो खराब तो नहीं है, उनके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। और यही ये देखती है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग जिन ऑर्गेनिज्म पे की गई है क्या उनको आवश्यकता से ज्यादा एक्सप्लॉइट तो नहीं किया गया, एक मानवता के दायरे में रह के एक्सपेरिमेंट किया गया कि नहीं किया गया। ये सब कौन नोट करता है? वो करता है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। बेटा इसकी फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, बेहद इंपॉर्टेंट है। यस। नेक्स्ट, अगला देखना बायोपेटेंट। बायोपेटेंट क्या था बच्चे? एग्जैक्टली में आपको पता है कि कोई भी साइंटिस्ट बड़ी मेहनत करके कोई रिसर्च करता है। अगर किसी साइंटिस्ट ने कोई रिसर्च कर ली तो गवर्नमेंट जो थी वो उस साइंटिस्ट को ये राइट देती है, अधिकार देती है कि तूने इतनी मेहनत से ये रिसर्च की है तो इस रिसर्च पर पूरा का पूरा अधिकार तेरा है। तेरी बिना परमिशन के कोई भी तेरे द्वारा की गई रिसर्च का उपयोग नहीं कर सकता, उसका कोई भी कॉमर्शियल उपयोग नहीं कर सकता जब तक कि आपसे परमिशन ना ले ले। इस राइट को ही बोलते हैं बायोपेटेंट। इस राइट को क्या बोलते हैं? बायोपेटेंट। तो बायोपेटेंट एक राइट था जो किसको दिया गया? जो कि एक साइंटिस्ट को, एक इन्वेंटर को दिया गया। इन्वेंटर को दिया गया ताकि दूसरे लोग उसके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट या उसकी रिसर्च का उसकी परमिशन के बिना उपयोग ना कर सके। अब ये जो बायोपेटेंट होता है ये गारंटी देता है किसकी? एक इन्वेंशन की गारंटी देता है, या फिर पहले की गई
इन्वेंशन जो थी उसमें इंप्रूवमेंट की गारंटी देता है, या फिर हमने बोला प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की, या कोई डिजाइन बनाया, कोई कंसेप्ट बनाया, उस पे पेटेंट देता है। तो इन सब पे पेटेंट देता है। यस, इन सब के गारंटी देता है कि भैया तेरी परमिशन के बिना लोग उसको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट सवाल था, सर आपने बोला कि एक साइंटिस्ट ने रिसर्च की, अपनी रिसर्च की और उसका पेटेंट करा लिया, पेटेंट ने उसको गारंटी दे दी कि तेरी परमिशन के बिना तेरी इस रिसर्च का या तेरे बनाए गए प्रोडक्ट का कोई और यूज नहीं करेगा। अगर मान ले कोई उस साइंटिस्ट से बिना पूछे, बिना बताए या उसको खर्चा पानी बिना दिए उसकी रिसर्च का या उसकी इन्वेंशन का अगर कोई यूज करता है, कॉमर्शियल यूज करता है, तो फिर क्या कहेंगे? हमने बोला हम उसे कहेंगे चोरी। और वो चोरी किसकी थी? हमने बोला उस चोरी को ही हमने बोल दिया बायोपायरेसी। तो जब बोला बायोपायरेसी क्या है, तो हमने बोला बायोपायरेसी में एक इन्वेंटर की बिना परमिशन के, बिना कुछ कंपनसेशन के अगर कोई कंपनी उसकी रिसर्च का, उसके प्रोडक्ट का कॉमर्शियली यूज करती है तो इसे बोलते हैं बायोपायरेसी। और बायोपायरेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो था, वो सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो था वो बासमती राइस का एग्जाम्पल है। हाँ कि ना? याद करो, बायोपायरेसी किसने करी? चोरी किसने की? अमेरिका जैसे कंट्री ने चोरी की। मतलब सबसे बड़ा चोरटा कौन निकला? अमेरिका निकला। अमेरिका ने क्या काम किया? बड़े ध्यान से देखना बेटा। एग्जैक्टली में हमारा इंडिया जो कंट्री है, उस इंडिया कंट्री में राइस जो होता है, उस राइस की लगभग 2 लाख वेराइटीज है। राइस की कितनी वैरायटीज है इंडिया में उगाई जाती है? 2 लाख वैरायटीज राइस की है। उसमें से अकेले अपने पास 27 वैरायटीज है, वो बासमती राइस की है। और बासमती राइस जो है वो हम इंडिया के साइंटिस्ट लोगों ने बनाया और इंडिया में पैदा किया गया। लेकिन हुआ क्या? 1997 में, 1997 में जब रोजी काऊ बनी थी, ये उसी टाइम की बात है जब हम कर रहे थे रोजी रोजी, उस टाइम पे अमेरिका की कंपनी ने क्या काम किया? इस बासमती राइस की बायोपायरेसी की। वो बासमती राइस को यहां से ले गए, अमेरिका में ले जाके वहां की एक डॉर्फ स्पीसीज के साथ क्रॉस कराया और एक नई स्पीसीज प्रोड्यूस कर दी। और अमेरिका में जाके पेटेंट करा दिया कि पहले हमने बासमती राइस बनाया, फिर इस बासमती राइस की इस डॉर्फ स्पीसीज के साथ क्रॉस करा के हमने ये नए तरीके का राइस बना दिया, नया तरीके का राइस बना दिया। ये भाई साहब सबसे बड़ी बायोपायरेसी थी। चले तो इसको याद रखना, ये बड़ा ही प्यारा कंसेप्ट है। वो पूछेगा बताओ अमेरिकन कंपनी ने बासमती राइस जो थी उसकी बायोपायरेसी की और नई जो बासमती राइस की वैरायटी बनाई और फिर अमेरिका में जाके क्या करवा दिया? उसका यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस में क्या करवा दिया? पेटेंट करवा दिया, रजिस्टर्ड करवाया। वो कब करवाया? 1997 में करवाया। 1997 में करवाया। यस, तो बच्चे यहीं पे जाके आज का ये खूबसूरत सा लेक्चर जो होता है, ये होता है एकदम खलास। मतलब हमने कोशिश यही करी है कि एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी कंसेप्ट को हम इस थोड़े से टाइम पीरियड में एक्सप्लेन करें, इंक्लूड करें और आपके मोस्टली सवाल इसको देख के बन जाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। जल्दी हम मिलेंगे नया चैप्टर लेकर। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच गाइस।